My name is Sunita Sawant and today we are going to start with history. Lesson number 1, sources of history. चलो, लास्ट ईयर तुमने क्या क्या पढ़ा उस बारे में हम थोड़ा रिवाइज करते हैं. ओके, लास्ट ईयर आपने सेम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ा एंड हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, उस बारे में आपने पढ़ा. ओके, एंड कैसे उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स किए और फ्रीडम उन्होंने हासिल किया, वो सारी चीज़ों के बारे में आपने लास्ट ईयर हिस्ट्री में पढ़ा था. ओके, इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस साल हम हिस्ट्री में इंडिया के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भी इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. ओके, अगर आप देखोगे अपने टेक्स्ट बुक में जो इंडेक्स पेज है, जो कंटेंट पेज है, वहां पर मेंशन किया है, जो पीरियड है वो मेंशन किया है, दैट इज फ्रॉम 1961 टू 2000. ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो भी घटनाएं घटी उसके बारे में आप इस साल हिस्ट्री में पढ़ने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड इवेंट्स आफ्टर 1960, इंडिया के इंटरनल चेंजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ है एंड कैसे लाइफ चेंज हुआ है, ठीक है, लोगों के, उस बारे में सोशल में क्या चेंजेस हुआ है वो आप पढ़ने वाले हो. एंड ऑल्सो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, उसके बारे में आप इस साल पढ़ने वाले हो. नाउ लेट अस सी sources of history. Now what do you understand by sources of history? History का मतलब क्या है? History यानी वो सारे events जो कि past में हुआ था, यानी पहले हुआ था, right? Now what is sources? Sources का मतलब है वो चीज या वो place या वो इंसान जिससे आप कुछ obtain कर सकते हो, जिससे आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, उसका मतलब है sources. ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब है वो सारी चीजें जिससे आप हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हो. ओके, नाउ यू माइट बी नोइंग दिस, पहले के प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं. ओके, हिस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. नाउ व्हाट आर दे? 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री. ये आपने पहले के क्लास में पढ़ा ही होगा, दैट इज एंशिएंट, देन मेडिवल एंड देन मॉडर्न. ओके, एंशिएंट हिस्ट्री यानी वो पीरियड ऑफ टाइम जब यू कैन से लाइक 3000 BC टू 5th-6th century. ओके, रफली एस्टिमेटेड पीरियड है ये जो पीरियड है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री. नाउ मेडिवल इज आफ्टर 5th-6th century till 15th-16th century. देन मॉडर्न इज आफ्टर 16th century. ओके, एंड ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जैसे जैसे ह्यूमन ने प्रोग्रेस किया है, डेवलपमेंट हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे चेंजेस आए हैं. एंड जो भी सोर्सेस ये 3 अलग अलग पीरियड में अवेलेबल थे उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं. ओके, एंड आपने ये भी लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या है. चलो देखते हैं वापस. सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. Now what are the sources of history? First, written sources. Second, material sources. Third, oral sources. And next is audio visual. Okay, now what is written sources? Written sources यानी क्या?
वो सारी चीजें जो लिखित रूप में अवेलेबल है, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस या फिर कोई बुक या लेटर, ओके, या कोई ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी चीजें लिखित रूप में अवेलेबल है, दैट इज रिटन सोर्सेस। नाउ व्हाट इज मटेरियल सोर्सेस? मटेरियल सोर्सेस यानी मटेरियल, चीजें, ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट के रूप में, आर्टिफैक्ट्स के रूप में जो भी अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल पॉटरी या फिर कोई बिल्डिंग, ओके, या कोई भी ऑब्जेक्ट। देन ओरल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस यानी जो हम माउथ से बोलते हैं, जैसे कि स्टोरीज या फिर सॉन्ग्स। देन नेक्स्ट, अभी जो न्यू एडअप हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, ओके, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल मीडियम यानी टीवी, जो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। Okay, now let us see your page number 1. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. This year we have to study the history of India in the post-independence era. Post-independence era मतलब after the independence. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. As I told you earlier, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री का जो भी सोर्सेस था वो मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस से अलग है। उस वक्त ज्यादा सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अभी हमारे पास वैरायटी ऑफ सोर्सेस अवेलेबल है। We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and sources in the audiovisual medium. In the modern period, we have to take note of various sources at the regional, state, national as well as international level. We can write history with the help of these sources. Modern history लिखते वक्त हमको और भी फैक्टर्स का ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी सोर्सेस हमारे पास रीजनल लेवल पे अवेलेबल है, स्टेट लेवल पे अवेलेबल है, नेशनल लेवल पे अवेलेबल है एंड इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबल है, वो सारे सोर्सेस को लेके हमको मॉडर्न हिस्ट्री लिखना है। ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट रिटन सोर्सेस। रिटन सोर्सेस में क्या क्या चीजें आती है? द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेस। नाउ सी इन योर बुक, वो जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसमें दिया है रिटन सोर्सेस में क्या क्या चीजें आती है। ओके, फर्स्ट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो हर घर में पाया जाता है नॉर्मली, ओके, दैट इज वन ऑफ द रिटन सोर्सेस। देन पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स यानी वो पब्लिकेशन, यानी वो बुकलेट जैसा रहता है या मैगजीन जैसा रहता है, जो कि अलग अलग पीरियड में वो इशू होता है। फॉर एग्जांपल डेलीज, वीकलीज, मंथलीज, एनुअली। तो ये जो अलग अलग पीरियड में जो पब्लिश होता है उसको पीरियोडिकल्स कहते हैं। देन डायरीज। डायरीज यानी जो बड़े बड़े लोग डायरी मेंटेन करते हैं, वो लोग अपना जो भी घटनाएं घटती हैं वो डायरीज में वो लोग मेंशन करते हैं, तो दैट कैन बी यूज एज अ रिटन सोर्स। देन रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक वो बुक है जिसको हम रेफर करके हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। वो जो बुक है वो बुक में भी किसी ने कुछ रेफर करके ही लिखा होगा। ओके, नाउ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस यानी ऑफिशियल लेटर्स, यानी जो गवर्नमेंट के थ्रू लेटर्स भेजे जाते हैं, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस। देन डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब है वो प्लेस जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो वहां पर जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ रिटन सोर्स। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट गैजेट्स। गवर्नमेंट गैजेट, गैजेट का मतलब है न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर जो गवर्नमेंट इशू करती है जब भी कोई वो अपने स्कीम में चेंजेस लाते हैं या उनकी कोई प्लानिंग रहती है जो वो पब्लिश करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट गैजेट
Then next is postage stamps. Postage stamps यानी ये एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर रहता है जो कि पोस्ट ऑफिस इशू करता है जब भी हम लेटर्स या कोई एनवेलप्स या कोई पार्सल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम जब भेजते हैं तो वो एनवेलप के ऊपर चिपकाया जाता है postage stamps. It is like an evidence that we paid the postal service. Then next comes encyclopedias. Encyclopedia is a book or you can say a set of book जिसमें हर तरीके के हर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है. जैसे कि डिक्शनरी में हर वर्ड के बारे में उसका मीनिंग रहता है, वैसे ही एनसाइक्लोपीडिया में हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, नाउ सी उसके नीचे दिया है डू यू नो, ब्लू कलर के बॉक्स में दिया है डू यू नो. जस्ट हैव अ लुक इन दैट. The place where historical documents are preserved is called archives. The main office of the National Archives of India is at New Delhi. It is the largest among the archives in Asia. As I told you earlier, जो historical document जहाँ पर preserve किया जाता है, store किया जाता है, उसको archives बोलते हैं. And India में जो National Archive है वो New Delhi में है. And it is one of the largest archives in Asia. Okay? Now let us proceed further. Just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy in the modern period, they are also a major medium of information. जैसे कि newspaper, इसको consider किया जाता है कि वो democracy का fourth pillar है. Okay, fourth pillar of democracy. Now let us see what are other three pillars. बाकी के तीन pillars क्या क्या है? बाकी के तीन pillars में आते हैं first legislature. Legislature यानी अपना parliament. Then next comes executive. Executive यानी government. And then comes judiciary. Judiciary यानी Supreme Court. And fourth is media. Media यानी newspaper. Okay, newspaper is considered as a major medium of information. Okay, now if we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspapers. अगर हम ये जो period है 1961 से लेके 2000 तक अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर के अलावा और दूसरा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था प्रिंट मीडिया में. ओके, विद लिबरलाइजेशन एंड वाइडस्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, एन ऑल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल. येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल. जैसे ही लिबरलाइजेशन यानी चीजों में आजादी मिलने लगी, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस एलिमिनेट होने लगे, उसमें फ्रीडम मिलने लगी, इंटरनेट का वाइड स्प्रेड यूज होने लगा, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का यूज होने लगा इंडिया में, तो उसके साथ साथ और एक ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल हुआ प्रिंट मीडिया में. ओके, जो कि कंप्यूटर है या फिर स्मार्टफोन है जिसके जरिए हम प्रिंट न्यूज पढ़ सकते हैं. ओके, ये एडिशन हुआ, बट स्टिल न्यूज़पेपर अभी भी पावरफुल है. ठीक है, हर घर में अभी भी हमको न्यूज़पेपर देखने को मिलता है. इवन तो हमारे घर में कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, बट स्टिल हमारे घर में न्यूज़पेपर आता ही है. ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स की वजह से उसमें इजीली आजकल हमको न्यूज़ मिल जाता है. ठीक है, कोई भी टॉपिक के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़ मिलता है, फिर भी न्यूज़पेपर आज भी हमारे घरों में आता है. ऐसा नहीं हुआ है कि न्यूज़पेपर बंद हो गया है या उसका पब्लिकेशन खत्म हो गया है. Now see, newspapers. Through newspapers we get information about national and international affairs, politics
इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल हो या सोशल हो, ठीक है, हर एक फील्ड के बारे में न्यूज़पेपर में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ के रिलेटेड मैटर्स भी न्यूज़पेपर में हमको पढ़ने को मिलता है। किसके साथ क्या घटनाएं हुई, वो सारी इवेंट्स हमको पढ़ने को मिलती है। Most national newspapers have started their regional editions. बहुत सारे ऐसे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं जो अपने अपने रीजन के एक सप्लीमेंट्स वो लोग पब्लिश करते हैं, जो भी उसके रीजन के बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। They publish supplements that give information about various topics. अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वो लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। Newsletters of various movements, the dailies or weeklies of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. Now newsletters का मतलब है periodicals, okay? Periodicals भी बीच-बीच में पब्लिश होता है, जो कि अलग अलग टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो डेली बेसिस पे होता है, या तो वीकली बेसिस पे, या मंथली या एनुअल बेसिस पे। ऐसे एक छोटे से मैगजीन के रूप में वो पब्लिश होता है, जिसमें अलग अलग टॉपिक के बारे में न्यूज़ पब्लिश होता है। Some newspapers produce special supplements towards the end of the year and take an overview of the important events of the year. Such supplements help us understand the important events of the year. कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि साल के अंत में, यानी एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल क्या क्या घटनाएं घटी, कौन से जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स घटे, उसके बारे में वो एक ओवरव्यू यानी एक रिवीजन की तरह, मतलब वो एक सप्लीमेंट वो लोग प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स मेंशन किए जाते हैं। तो बाय हैविंग अ लुक ऑन दैट यू कम टू नो कि सो एंड सो ईयर में क्या क्या इवेंट्स हुए। नाउ सी नेक्स्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज PTI. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subjects. यानी 1953 के बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया जो कि प्राइमरी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। Press Trust of India has provided reports, photographs and articles on social and scientific issues to newspapers. Press Trust of India report, financial issues या scientific issues, photographs, ये सारे जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करती है अलग अलग सोर्सेस से, वो न्यूज़पेपर को देती है प्रिंटिंग के लिए। PTI has now started its online services. अभी PTI ने अपना ऑनलाइन सर्विस भी स्टार्ट कर दिया है। Then during the 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. This material is important for writing the history of modern India. 1990s में PTI ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी यूज किया इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर्स। ओके, नाउ व्हाट इज सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट? सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट का एक एग्जांपल है टीवी। बाय द यूज ऑफ सैटेलाइट एक टाइम पे ऑल ओवर द कंट्री में अगर न्यूज पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो, ठीक है, तो सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट का यूज होता है जिसमें एक टाइम पे हम ऑल ओवर द कंट्री न्यूज पहुंचा सकते हैं। उसके पहले क्या यूज होता था? टेलीप्रिंटर्स। टेलीप्रिंटर इज लाइक अ मशीन, इट्स लाइक अ प्रिंटर, ओके, जिसमें टाइप किया हुआ मैसेज सेंड या रिसीव किया जाता था। ओके, फैक्स कैसा होता है? फैक्स की तरह ये था पहले, बट ये क्या
सकते हैं। ओके, नाउ ये जो मटेरियल है ये इन मॉडर्न हिस्ट्री लिखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, नाउ सी पेज नंबर 2. Do you know? Among the print media, the information contained in the annual issues of the publication division of the Government of India is authentic and trustworthy. Okay, among the print media में और एक publication issue किया जाता है, that is publication division of the Government of India के तरफ से, जो कि ऑथेंटिक है एंड ट्रस्टवर्दी है। ऑथेंटिक का मतलब है करेक्ट, यानी वो 100% करेक्ट है वो न्यूज। फॉर एग्जांपल, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000 एन एनुअल रेफरेंस बुक। ओके, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने एक बुक पब्लिश किया, उसका नाम है इंडिया 2000 एंड ये एनुअल रेफरेंस बुक है। दिस रेफरेंस बुक इज क्रिएटेड अंडर रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, यानी अच्छे से रिसर्च करके बहुत सारे अलग अलग सोर्स को रेफर करके ये बुक लिखा जाता है, तो इसके लिए इसको हम करेक्ट मान सकते हैं, ऑथेंटिक मान सकते हैं। इट कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, इट्स पीपल, national emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of the developments in the fields of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communications, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, laws and statutes, youth and sports department, etc. It is possible for us to write history with the help of such information. यानी ये जो रेफरेंस बुक है, इस रेफरेंस बुक में ऑलमोस्ट सारे फील्ड के बारे में, सारे टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, जो कि जेन्युइन रहता है, ऑथेंटिक रहता है, जिसको लेके हम हिस्ट्री लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनवायरनमेंट, देन रूरल डेवलपमेंट, देन फैमिली वेलफेयर, देन स्पोर्ट्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स के बारे में इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता है। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, नाउ सी पोस्टेज स्टैम्प्स। As I told you earlier, postage stamps क्या रहता है, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर रहता है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किया जाता है। जब भी हम कोई लेटर या फिर कोई एनवेलप या कोई भी पार्सल एक प्लेस से दूसरी जगह हम भेजते हैं, तो वो उसके ऊपर चिपकाया जाता है, वो पोस्टेज स्टैम्प चिपकाया जाता है। इट इज लाइक एन एविडेंस दैट वी पेड द पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस हमने पे किया है, वो एक सबूत के तौर पे माना जाता है। ओके, द पोस्टेज स्टैम्प्स डोंट रिवील एनीथिंग ऑफ देयर ओन, येट अ हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक। ओके, पोस्टेज स्टैम्प एक इम्पोर्टेंट रिटर्न सोर्स के तरह हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोस्टेज स्टैम्प में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। इट डज नॉट रिवील एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, मतलब उसमें कुछ इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी लिखी हुई नहीं रहती है, बट स्टिल हिस्टोरियंस उसमें से बहुत कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। There have been several changes in postage stamps since India became independent. Postage stamps reveal a lot to us
about changing times due to the variety in the sizes of the stamps, the novelty in their subjects and color schemes. Okay, पोस्टेज स्टैम्प में इंफॉर्मेशन कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जब हम पोस्टेज स्टैम्प देखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके प्रिंट में, उसके कलर में, उसके साइज में, ओके, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टैम्प किस टाइम का है या किस एरा का है। ओके, the postal department issues postage stamps on a wide variety of themes like political leaders, flowers, animals, birds and event or the silver, golden, diamond jubilees or centenary, bicentenary, tercentenary of different events. It is therefore a valuable repository of history. Okay, postage stamp में अलग-अलग प्रिंट, कलर, साइज वो देख के हम पता लगा सकते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में, यानी वो कब का है, कहाँ का है। ओके, तो वैसे ही पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टल स्टैम्प्स के अलग-अलग वैरायटी इशू करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर, फ्लावर, बर्ड्स, ओके, एंड उसमें अलग-अलग इवेंट्स भी वो लोग प्रिंट करते हैं, एंड या तो कोई इवेंट्स के वो लोग सिल्वर, गोल्डन एंड डायमंड जुबली। सिल्वर जुबली यानी जब कोई भी इवेंट को 25 इयर्स कंप्लीट होता है, गोल्डन यानी जब कोई भी इवेंट को 50 इयर्स कंप्लीट होता है, एंड डायमंड जुबली यानी कोई भी इवेंट को जब 60 इयर्स कंप्लीट होता है। और सेंटेनरी यानी जब 100 इयर्स कंप्लीट होता है कोई भी इवेंट का, उसके बारे में प्रिंट किया जाता है पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर। बाइसेंटेनरी यानी 200 इयर्स, टर्सेंटेनरी यानी 300 इयर्स। ओके, अलग-अलग इवेंट्स के जब पर्टिकुलर ईयर कंप्लीट होता है, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट होता है, तो उसके बारे में वो स्टैम्प में प्रिंट करते हैं। It is therefore a valuable repository of history. It is therefore a valuable repository. Repository का मतलब है स्टोर हाउस, यानी जो पोस्टेज स्टैम्प है, ठीक है, वो एक स्टोर हाउस की तरह है हिस्ट्री के बारे में फाइंड आउट करने के लिए। अंडरस्टूड? Now let us see. Do you know the Indian government issued the Jal Cooper stamp in 1957. Jal Cooper was an internationally acclaimed philatelist, that is an expert on the subject of postage stamp. Jal Cooper कौन थे? एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड यानी इंटरनेशनल यानी विदेश में, बाहर के देश में भी वो मशहूर थे एज अ फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट का मतलब है एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी वो पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर स्टडी करते थे और उस फील्ड में उन्होंने एक्सपर्टाइज किया था। बॉर्न इन अ पारसी हाउसहोल्ड इन मुंबई, मुंबई में उनका जन्म हुआ, एक पारसी फैमिली में वो बॉर्न हुए। कूपर एडिटेड इंडिया स्टैम्प जर्नल, इंडिया का जो स्टैम्प जर्नल है उन्होंने वो एडिट किया है। ही वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलेटेलिक ब्यूरो इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट फिलेटेलिक ब्यूरो का वो फाउंडर रहे, एंड इंडिया एन ऑफिस दैट कलेक्टेड स्टैम्प्स। ओके, एक ऑफिस जो स्टैम्प कलेक्ट करते थे वो। He founded the Empire of India Philatelic Society. India Philatelic Society को उन्होंने फाउंड किया। He went on to write many books on these subjects. Postage stamp के ऊपर उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं। He gave a scientific bent to his hobby. He played a pivotal role in taking the study of Indian postage stamps to the international level. उन्होंने अपने स्टडी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, मतलब उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडियन पोस्टेज स्टैम्प को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने का, एंड उनके काम में थोड़ा
इंटरनेशनल लेवल. ओके, एज अ फिलेटेलिस्ट अपना एज अ स्टैम्प कलेक्टर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, बट इंटरनेशनल लेवल में वो अपना करियर को लेके गए एंड ही इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिलेटेलिस्ट. The postage stamp on Jal Cooper is an important source to understand his significant contribution to this field. यानी जो postage stamp है जाल कूपर के ऊपर वो बहुत ही important source है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं.